तालूत ने मेरा बाजू पकड़ा और तेज से चल पड़ा। मैं समझ गया था कि तालूत इस वक्त वहां से फूट जाना चाहता है। हम दोनों सीधे अपने कमरे में आ गए। तालूत मुस्कुराने लगा, बदमाशी की इंतहा कर डाली तुमने, मैंने हंसते हुए कहा। तालूत छत की तरफ देखने लगा, इस वक्त वहां से भागे क्यों? बात गलत रुख इख्तियार कर रही थी। क्यों, मैंने पूछा, दिमाग में खराबी हुई है कुछ? तालूत ने आंखें निकाली, आसमान पर बादल छाए हुए हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है? सीमी साहबा के ज़हन में कीड़े कुल आ रहे हैं, हालांकि हमारा प्रोग्राम कुछ और है। वो तो तुम्हारा मतलब है? जी हाँ, अगर सीमी का मोटरसाइकिल पर सवार हो जाता तो। लेकिन आप क्या करोगे? अपनी अपनी क्या मतलब? बोडमदास, तुम अफशा को लेकर पहुंचे और मैं शकीला को लेकर हूँ। मैंने गहरी सांस ली। यार, इस मामले में तुम मुझसे ज्यादा खुश नसीब हो। किस मामले में? शकीला को साथ ले जाने में तुम्हें कोई कबाहत नहीं। इसके बरक्स मैं सोचा हूँ कि अफशा न जाने क्या कहे, मुमकिन है वक्त अब ये तेरी और अफशा की सलाहियत पर है। बहरहाल ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, यहाँ की पब्लिक को बादलों का भार चढ़ता जा रहा है। अगर जोरदार होगा तो सारा प्रोग्राम खाक में मिल जाएगा। मैंने फिक्रमंदी की गहरी सांस ली। अफशा को ले जाना खासा मुश्किल काम था, बहरहाल कोशिश करने में हर्ज नहीं था। तालूत मेरी शक्ल देख रहा था, क्या सोचा? ठीक है यार, मैं कोशिश करूंगा। तो फिर जल्दी से एक काम करो। तालूत बोला। हाँ कहो। मैंने कहा, खामोशी से शकीला के पास जाओ, उसे मेरे पास भेज दो। तालूत ने कहा, मैंने गर्दन हिला दी। मैं बाहर निकल आया, ज्यादा दूर नहीं गया था कि बिछड़ा हुआ ग्रोह मिल गया। मुझे देख लिया गया, सब मेरे करीब पहुंच गए। ये आप लोग क्यों फरार हो गए? सीमी ने कहा। और रास्ते में हमने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। क्यों? दरअसल हमें आज एक मसरूफ दिन गुजारना है। मुझसे कोई बहाना नहीं बन रहा था। गोया आज के मौसम से कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। सीमी ने मायूसी से कहा, हाँ कुछ ऐसी मजबूरी है। और ये जमशेद साहब क्या घर छोड़कर भाग गए? क्यों? सब इन जगह इन्हें तलाश किया गया, लेकिन इनका पता ही नहीं चल रहा। मुमकिन है गरीब बाहर ही चला गया हो। अरे हाँ शकीला, जरा बात सुनो, मैंने कहा, और दूसरे लोगों से माजरत करके जरा दूर चला गया। शकीला मेरे पास आ गई थी। जहां पना याद फरमा रहे हैं? आदिल साहब जी अपने कमरे में हैं जी, मैंने जवाब दिया। शकीला मेरी शक्ल लेकर झिम गई। लेकिन ये लोग, कानो कान खबर ना हो इन लोगों को। इतना आसान तो नहीं है। प्लीज भाई साहब, प्लीज साइम साहब, आप इन लोगों को किसी तरह। शकीला ने दरखास्त की। शैतानी टोली है, बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ। तुम पहले अपने कमरे की तरफ जाओ, फिर पिछले रास्ते से जाऊं। हाँ मैंने कहा। शकीला दूसरे लोग की तरफ देखे बगैर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मैं वापस इन लोगों के पास पहुंच गया। क्यों, ये मिस शकीला कहाँ चली गई? आती है, अभी जरा काम से गई है। मैंने कहा, वैसे आज का मौसम जिस तरह पट हुआ, इसका अफसोस रहेगा। बुआ कहाँ गई? मैंने पूछा। वो भी गायब होगी, न जाने कहाँ चली गई। चलो सीमी, फिर हम अपने तौर पे कोई प्रोग्राम बनाए। ये कौम न जाने आज किस मूड में है। एहसान ने कहा, प्रोग्राम क्या हक बनाए? सीमी बोरियत से बोली। आओ, यहाँ मेरे कुछ दोस्त हैं, इनसे मिलेंगे। आप क्या करेंगी मिस अफशा? मैंने पूछा। अभी तक सोचा नहीं। अफशा ने कहा, अच्छा भाई। मैंने तवील सांस लेकर कहा, सब मुंतशिर हो गए। मैंने अफशा को इशारा कर दिया। चंद मिनट के बाद उस कमरे में पहुंच गया। अफशा मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर मुस्कुरा दी। मैं नहीं समझ सकी ये क्या हो रहा है। इसने मुस्कुराते का फिर चौंका बोली, अरे अंदर आइए, दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? और मैं झिझकता हुआ अंदर दाखिल होगा। तशरीफ रखिए। अफशा बोली, मेरा ख्याल है हमें यहाँ नहीं बैठना चाहिए। क्यों? अफशा ने आंखें निकाली। और कोई खास नहीं, कुछ प्रोग्राम है क्या? आपका बताना जरूरी है। मैंने उसे देखा। क्या मैं इस प्रोग्राम में शरीक हूँ? अफशा ने पूछा। शरीक क्या? प्रोग्राम ही आपके लिए है। फिर मेरे लिए कोई हुक्म तो होगा। अफशा बोली, बस आप तैयार हो जाए। मैंने कहा। अफशा खड़ी होगी। लिबास बदलने का हुक्म है? उसने पूछा। बदल लें, बेहतर। अफशा ने गर्दन लाई और अलमारी की तरफ बढ़ गई। इसने एक खूबसूरत लिबास निकाला। मुलक्का बाथरूम की तरफ चल पड़ी और इसके अंदाज में अपनायत थी। अफशा बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। मैंने तारीफी निगाहों से देखा, यही इसके हुस्न को हराज था। चलिए, अफशा ने सुकून से कहा और मैं भी उठकर खड़ा हो गया। हम दोनों बाहर निकल आए। तालूत या तो अभी निकला नहीं था या फिर निकल गया था। उसने कार हमारी छोड़ दी थी। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि तालूत खुद कार ले जाना चाहता हूँ, मगर मैं कार ले जाऊँ तो ये खुदगर्जी ना हो। लेकिन चौकीदार ने मेरी मुश्किल हल कर दी। वो करीब ही से गुजरा था। सुनो, मैंने कहा, जल्दी से मेरे पास आ गया। आदिल साहब बाहर गए हैं या अंदर हैं? अभी तो बाहर गए हैं साहब, इनके साथ बीबी भी थी। ओ, मैंने गर्दन लाई। फिर मैं इत्मीनान से कार में आ बैठा। अफशा मेरे बराबर आकर बैठ गई। मैंने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। हम खामोशी से बाहर निकल आए। अफशा न जाने किस ख्याल से मुस्कुरा रही थी। मैंने ड्राइविंग करते हुए इसकी तरफ देखा। उसे मुस्कुराते देखकर मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। हैरियत, कौन सा ख्याल ज़हन में रखता है? मैंने पूछा। ये साहब कौन सी बीबी के साथ बाहर गए हैं? अफशा ने पूछा। शकीला बीबी के अलावा और कौन हो सकता है? मैंने हंसते हुआ। लेकिन ये आज का प्रोग्राम क्या बन गया? बस मैंने सोचा कारपेट सेंटर के इफ्तिताह की मंजूरी ले ली जाए। मैंने जवाब दिया। और किससे? इसकी असल मालिका से। यानी अफशा के चेहरे पर सुर्खी फैल गई। अफशा, हाथों से हमारा क्या है? हम तो सिर्फ एक कारकुन की हैसियत रखते हैं। मालिका अपने कारोबार का जायजा ले। अगर वो इंतजाम से आराई से मुतमईन हो तो फिर इसके इफ्तिताह की तारीख मुकर्रर फरमा दे। इसके अलावा मकान का भी जायजा ले लिया जाए। मुमकिन है अफशा हाथुन को पसंद ना आए। वो तो मकान भी खरीद लिया? अफशा ने पूछा। जी, गुस्ताखी भी हो गई है, लेकिन वादा याद रहेगा ना? मजाल है जो सरताबी हो जाए। जमशेद खड़े गुफ्तगू कर रहे थे। तकरीबन सबकी आंखें हैरत से फैल गई। अनहोनी, खुदा की कसम अनहोनी। एहसान मुंह फाड़ कर बोला, अरे मगर देखे तो सही, आग और पानी यकजा कैसे हो गए? तालूत कार हम सब बड़ी बी और जमशेद के गिर जमा हो गए। सबके मुंह खुले हुए थे। बुआ हमें देखकर झिमते हुए अंदाज में मुस्कुराने लगी। हाय, क्या हुआ तुम सबको? आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों देख रहे हो? बुआ झिमते हुए अंदाज में बोली। बुआ, इन्हें पहचानती? ये जमशेद है। हाँ हाँ, सब पहचानू हूँ। तुम सब एक ही जैसे हो। मुझ बुढ़िया का तमाशा बनाते हो। मुझे बहकाकर से पिटवा दिया। मेरी शक्ल तो उसकी दादी से मिले है।
बुआ कहने लगी, अरे वाह, तो गोया आप जमशेद की दादी बन गई। हाँ, तो क्या हर्ज है, बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा था, अब मैं ऐसी पत्थर दिल थोड़ी हूँ। बुआ हमदर्दी से बोली और हम लोगों ने गर्दन हिलाई। ये बात थी, लेकिन ये जमशेद इसने फिर एक ऐसी हरकत कर डाली थी जो इसकी असलियत मशकूक कर देती थी, वरना बड़ी भी को आराम करने का कोई और तरीका हो ही नहीं सकता था। बहरहाल इसको तो इस पर तबसरा नहीं हुआ, बस यूं ही तफरीही बातें हुई। इसके बाद अपने अपने कमरों का रुख किया गया। रात के प्रोग्राम के मुताबिक दूसरी बार नाश्ते की मेज पर मैंने तनवीर साहब और नवाब जलालुद्दीन से अपना मादी ज़मीर बयान किया। इज़हार है तालुत इस मामले में नल था। मैं चाहता हूँ नवाब साहब के अब अपनी फर्म का इफ्तिताह कर दूं। सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। वाकई? नवाब साहब के बजाय तनवीर साहब उछल पड़े। उन्होंने इस अंदाज में मेरी शक्ल देखी थी जैसे ये भी कोई मजाक ही हो। हाँ तनवीर साहब, आप लोग की दुआओं से और आप लोग की इजाजत से मैंने ये कारोबार फैलाया है। जैसा कि हमारा प्रोग्राम था, मैं मुस्तकिलन इस शहर में क्याम का इरादा रखता हूँ, इसलिए छोटा मोटा कारोबार भी करना जरूरी था। चनाचा आदिल के तावन से मैंने ये इदारा कायम कर लिया है और अब मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। मैंने नहायत संजीदगी से कहा। अरे मियाँ, दुआएं ही दुआएं, खुदा की कसम भरपूर मुबारकबाद कबूल करो। मैं तो खुशी से फूला नहीं समारा। खुश किस्मत हो तनवीर के, तुम्हें इन लोगों का कुर्ब हासिल रहेगा। खुश नसीब है तुम्हारा शहर जिसने इन लोगों का दिल मोह लिया, वरना अगर शहजादा साइम कबूल करते या शहजादा आदिल कबूल करे तो मैं आज भी पूरा जलालाबाद इनके हवाले करने को तैयार हूँ। तुम जानते हो तनवीर, मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ भाई साहब, मेरा सूरत वाकई मुसरत की बात है। हमने यहाँ एक मकान भी तमीर कराया है। मैंने कहा, तैयार हो गया? तनवीर साहब मुसरत से बोले, जी बिल्कुल मुकम्मल। भाई मेरा ख्याल है इस सिलसिले में ज्यादती हुई है। जी क्यों भाई? मुझे तमीरात वगैरह का बड़ा तजर्बा है, लेकिन खैर अब तो हो ही गया। तुम इसका मायना कब करा रहे हो? आज, मैंने जवाब दिया। अरे वाकई? जी, आज से आपसे बहुत से मशवरे दरकार हैं। इफ्तिताह के लिए कार्ड छपवा लिए गए हैं और ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप इन्हें अपने दोस्तों में तकसीम कराएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ आपके सिवा और कोई नहीं है। यकीनन यकीनन ये कोई कहने की बात है। मैं मेहमानों का इंतखाब करूंगा। जलाल भाई के भी कुछ दोस्त यहाँ मौजूद यहाँ पे मौजूद हैं। अरे वाह, अरसा दराज के बाद एक उम्दा तकरीब हो रही है, लुत्फ आएगा। मगर साहबजादे, कब तक का प्रोग्राम है? हमारे सारे काम मुकम्मल हो चुके हैं, बस कार्ड्स पर तारीख दर्ज करना है, उसका मशवरा आप देंगे। ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन का वक्फा रख लो। तनवीर साहब ने कहा, मुनासिब है। मैंने जवाब दिया। फिर जरूरी अमूर तय पा गए। शाम को तनवीर साहब सर हो गए कि कम से कम मकाम दिखा दिया जाए। बिलाखिर हमें मजबूर होना पड़ा। घर के सारे लोग चल पड़े और यहाँ तक कि बुआ भी साथ थी। थोड़ी देर के बाद हम कोठी पर पहुंच गए। खुदकार दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। सब लोगों के चेहरों से वही आसार हवीदा हो गए जिनकी तवक्को थी। खुदा की पनाह तनवीर साहब के मुंह से निकला, ये कोठी है? और फिर तो सबकी हालत देखने के काबिल थी। बड़ी माँ भी दंग रह गई। एक एक गोशे को देखते फिर रहे थे। सारी कोठी देखने के बाद सब हाल में जमा हो गए। सबसे ज्यादा मुसरत नवाब जलालुद्दीन के चेहरे से हुई थी। क्या ख्याल है तनवीर? भाई सच्ची बात तो यह है कि मैं तो जल गया। तनवीर साहब बोले, हाँ, बड़ा खुद को माहिर तमीरात समझते थे। नवाब साहब ने कहका लगाया, हाँ, इन जुमलों पर शर्मिंदा हूँ। और नहीं तनवीर साहब, खुदा की कसम, मैं अब भी आपके मशरूओं का तालिब हूँ। मियाँ, तुमने हमारे लिए रखा ही क्या है? अब अपनी फर्म भी दिखा दो। ना जाने तुमने वहां क्या गुल खिलाए होंगे। मेरा ख्याल है आज का दिन इसी कोठी को रौनक बख्शे। वहां तो चलना ही है, लेकिन यहाँ मुलाजमीन वगैरह का तो बंदोबस्त ही नहीं है। अब इसका इस्तेमाल करने का प्रोग्राम नहीं है, इसलिए अभी मुलाजमीन का बंदोबस्त नहीं किया। अरे तो ये लड़कियां किस काम आएंगी? चलो लड़कियों, किचन संभालो। बड़ी माँ ने कहा। अफशा शकीला सीमी तैयार हो गई। मैं उन्हें अपने साथ किचन में लाया था। मौका पाते ही मैंने अफशा से कहा, मुबारक, आप तो वक्त से पहले ही घर की मालकिन बन गई। शाम तक गोना को दिलचस्पी में वक्त गुजरा। सब बेहद खुश थे। हर एक कोठी में जदाना घूम फिर रहा था। इसकी एक एक चीज की तारीफ करा, फिर वापसी की ठहरी। सच्ची बात तो यह कि मैं अब इन दोनों से सही मानों में मारूफ हुआ हूँ। तनवीर साहब ने कोठी के अंदरूनी हिस्से से निकलते हुए कहा। अच्छा? नवाब जलालुद्दीन तमस्खुराना अंदाज में बोले, यानी इससे कबल हमारी बातें जो थी बकवास लग रही थी तुम्हें? ये बात नहीं है जलाल भाई, इनकी शख्सियत तो वाकई मरूफ कुन थी, जिसका मैंने हमेशा एतराफ किया, लेकिन इन नौजवानों के सलीके ने मुझे बेहद मुतासिर किया है। बिला शक इस मामले में ये मुझसे ज्यादा बासलाहियत है। शुक्रिया शुक्रिया। नवाब जलालुद्दीन खुश होकर बोले। हम ये सारी गुफ्तगू सुन रहे थे। इन लोग को एहसास ही नहीं था, लेकिन इनकी बातें हमारे कानों तक पहुंच रही थी। क्या सोच रहे हो भाई? तालूत ने पूछा। यही सवाल मैं तुमसे करता हूँ, मैंने मुस्कुराते कहा। मैं तो आज के दिन के बारे में सोचा हूँ। हकीकत बहुत अच्छा दिन गुजरा, इसमें कोई शक नहीं। और तुम्हारी अफशा बेगम ने तो इस घर को अभी से अपना बना लिया है। तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ यार, लड़की जरूरत ज्यादा ही दिलेर है। बाज़ औक़ात तो मैं इसकी दिलेरी से घबरा जाता हूँ। तो इसमें बुरा क्या है? तालूत ने पुरख्याल अंदाज में कहा। मैं बस खौफ महसूस होता है। हद से आगे बढ़ जाना किसी तौर मुनासिब नहीं होता। खुदा ना खास्ता करे इन लोगों को ये बात नागवार गुजरी तो बड़ी मुश्किल पेश आ सकती है। मेरा ख्याल है ये नामुमकिन है। तालुत बोला। क्यों नामुमकिन? क्यों भाई? तनवीर साहब तुमसे ज्यादा मरूब हैं, फिर ये हकीकत भी है कि तुमसे बेहतर दामाद और कौन मिल सकता है। नहीं तालुत, बाज़ औक़ात इंसान मामूली बात को बड़ा मसला बना लेता है। अरे तो तालुत, मर तो नहीं गया, बनाकर देखे मसला। अभी तो उन्होंने सिर्फ हमारा प्यार देखा है। और फिर यह तुम्हारी अफशा बेगम इतनी बुद्धू भी नहीं है। वो बेहद खुदसर है, लेकिन बहरहाल इनकी औलाद है, वो उसे मजबूर भी कर सकते हैं। मैंने कहा, इंतहाई है मकाना गुफ्तगू फरमा रहे हैं आप। अब ये बताइए कि फिलहाल मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, या फिर सुनो। अचानक तालुत चौंक पड़ा। हाँ, मैंने सवालिया निगाहों से देखा। अफशा से मुलाकात करना चाहते हो? इस वक्त? क्यों? या फिर तुम दूसरे लोग के ख्यालात भी मालूम कर सकते हो? किस तरह? तालुत इनकी निगाहों से पोशीदा रहकर। ओ मगर तुम्हारे लिए इस वक्त यही बेहतर है, तालुत ने कहा। और फिर इसने रासिम को आवाज दी। रासिम इसके सामने हाजिर हो गया। रासिम, जरा अपनी अंगूठी दे दो।
तुम्हें वापस कर दी जाएगी। तालूत ने कहा और रस्म में तमील की। तालूत ने अंगूठी मेरे तक बढ़ा दी। ले भाई जा ऐश कर। हो तो क्या, हाँ इसे पहनने के बाद तुम्हारा कोई वजूद नहीं रहेगा, खुद को सिर्फ एक हवा समझना, जिस तरह से चाहो कि अंदर दाखिल हो सकोगे, बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसे सिर्फ एक रात का उधार समझो। बहुत बहुत शुक्रिया तालूत। मैंने कहा अंगूठी पहन ली। इसके बाद मैंने तालूत की बात का अमली तजर्बा भी कर लिया। मैं दरवाजे से बाहर नहीं निकला था, बल्कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रोशनदान से बाहर निकल कर देखूं। अचानक मुझे अपना वजूद हल्का फुल्का महसूस हुआ। मैं बारीक ज़रात की मानद हवा में मुंतशिर हो गया। दूसरे ही लम्हे मैंने खुद को रोशनदान से बाहर पाया। दूसरे लम्हे मैं इसी तरह जमीन पर उतर गया था। मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। सबसे पहले मैंने तनवीर साहब के कमरे का रुख किया था। तनवीर साहब ख्वाबगाह में पहुंच गए थे और दरवाजा अंदर से बंद था। यूं इनकी ख्वाबगाह में दाखिल होना बदअहलाकी थी, लेकिन इस वक्त में हर बदअहलाकी का मर्तकब हो सकता था। चनाचे एक रोशनदान के जरिए ही मैं अंदर दाखिल हुआ। बड़ी माँ और तनवीर साहब जाग रहे थे। दोनों खामोश थे। टेबल लैंप जल रहा था। एक बात कहूं तनवीर, बड़ी माँ अचानक बोली। हाँ, किस सोच में डूबे हुए? कोई हास नहीं। फिर भी कहा ना कोई हास नहीं, मुझसे छुपाओगे? बड़ी माँ प्यार भरे अंदाज में बोली। कोई छुपाने की बात नहीं है। फिर कह क्यों नहीं देते? बस मैं इन लोग के मकान के बारे में सोचा था। ओह, मैं भी इसी बारे में सोची थी। बड़ी माँ जल्दी से बोली। लेकिन तुम्हारी और मेरी सोच में फर्क है। तनवीर साहब अजीब से अंदाज में बोले। मेरा दिल धड़क उठा। मैं इस इत्तेफाक पर मुतगय्यर रहेगा कि मेरे सामने ही गुफ्तगू शुरू हुई। क्या फर्क है? तुम क्या सोच रहे हो? तुम क्या सोच रही थी? तनवीर साहब ने पूछा। नहायत खूबसूरत हवेली है, इससे इन लोगों की माली हालत का अंदाजा होता है। माशाल्लाह, मेरा ख्याल है पूरे शहर में अपनी मिसाल आप होगी। खैर, माली हालत के बारे में तो कुछ ना हो, जलाल भाई इन लोगों से इतने मुतासिर हैं कि पूरा जलालाबाद इनके हवाले करने को तैयार है। और बेगम साहबा, इस दौर के हालात आप खुद समझती हैं। खुदा ना हस्ता मैं जलाल भाई को लालची या खुशामद पसंद इंसान नहीं समझता। इसके अलावा वो जो बात मुंह से निकालते हैं इसे पूरा भी करते हैं। मेरा दावा है कल अगर सामी आदल इनसे जलालाबाद तलब करें तो वो बिला चू चरा इनके हवाले कर देंगे। वो इसी किस्म के आदमी है। लेकिन बेगम, ये जज्बा बिला वजह तो पैदा नहीं होता। हाँ, यकीनन उन्होंने जलाल भाई के लिए कोई काम ही ऐसा किया है कि जलाल भाई इस हद तक कमाता है, वरना कोई किसी गरीब आदमी को तो कुछ थोड़ा बहुत तो दे दे, जिसकी यकीनन ऐसी पेशकश अपने से बड़े इंसान को ही की जा सकती है, जिसकी निगाह में ऐसे छोटे मोटे जलालाबादों की कोई वुकत ना हो। और फिर बहरहाल इन्हें किसी रियासत का शहजादा कहा जाता है। मान लेने में कोई हर्ज नहीं है, ये शहजादे वगैरह ऐसे ही होते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो तनवीर? बड़ी माँ ने उलझ कर पूछा। कुछ नहीं, ये तो तुम्हारी बात का जवाब था। बेशक वो बेपनाह दौलत के मालिक है, न जाने क्या कुछ हैसियत रखते हैं। रियासतें यूं ही नहीं होती। और वो बात फिर वही आ गई। मैं कह रही हूँ, तुम सोच क्या रहे हो? बड़ी नाजुक बात है बेगम, कहीं तुम औरतपन का सबूत ना दे जाओ। अरे ही तुम मेरी तरफ से इतने बदजन कैसे हो गए? बड़ी माँ ने चौंक कर पूछा। तुम जानती हो ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने हमेशा तुम्हारे ऊपर मुकम्मल एतमाद किया है। लेकिन तुम भी जहां दीदा हो, तुमने खुद को इस तरह बेनियाज क्यों कर लिया है? क्या तुमने कुछ महसूस नहीं किया? आखिर क्या, मुझे बोलना ही पड़ेगा। मैं इन लोग की शराफत पर यकीन रखता हूँ। मैं इन लोग की शराफत पर यकीन रखता हूँ, लेकिन चंद बातों का एहतराम भी करता हूँ। वो बेहद हसीन, पुरकशिश, हर लिहाज से इंतहाई शरीफ, हंसमुख और दौलतमंद। क्या इनमें से कोई भाई किसी लड़की की आंखों का ख्वाब नहीं बन सकता? खुदा के वास्ते जो कुछ कहना है साफ साफ क्यों नहीं कह देते? तुम एक ऐसी बात मेरे मुंह से कहलवाना चाहती हो जो एक बाप की जुबान से जेब नहीं देती। लेकिन क्या तुमने अफशा का झुकाव साइम की तरफ नहीं देखा? तनवीर साहब ने कहा। फिर बेगम सवार उठकर बैठ गई। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? साइम भी इसकी तरफ मायल है, तनवीर साहब ने कहा। मेरा दिल जैसे बंद होने लगा। बेगम साहब हैरान निगाहों से तनवीर साहब को देख रही थी। इनके चेहरे का रंग बदला था। काफी देर तक वो बिल्कुल खामोश नहीं। फिर बोली। तुमने कैसे अंदाजा लगाया तनवीर? इससे कबल कई बार महसूस किया था, लेकिन आज मैंने अफशा के चेहरे पर बहुत से रंग देखे हैं। मसलन इस मकान में इस कदर खुश रही है कि सबकी निगाहें इसकी तरफ उठ रही थी। बाकी लोग भी थे, लेकिन अफशा जिस तरह हर मामले में पेश पेश थी, इसे तुमने महसूस नहीं किया बेगम? खुश तो हैर सभी थे, क्या तुम नहीं थे? हाँ, लेकिन दोनों बच्चे इस कदर मुखलिस और हंसमुख हैं कि सभी से मोहब्बत करने लगे। अफशा अंदर बाहर से यकसा। ऐसा तो नहीं है ये सिर्फ इसका खुलूस और कोई बात ना हो। हम अपनी उम्र और अपने तजर्बे को नजरअंदाज नहीं कर सकते बेगम, तनवीर साहब बोले। और बेगम भी सोच में डूब गई। फिर काफी देर के बाद जैसे किसी गहरी सोच से आजाद हो गई। सुनो तनवीर, अरे सुनो, हमने इससे पहले तो इस अंदाज में सोचा ही नहीं। किस अंदाज में? तनवीर साहब बोले। अफशा को पूरी जिंदगी तो बैठा कर नहीं रखोगे, ठीक है, वो हमारी इकलौती बेटी है, लेकिन बहरहाल इसके लिए कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही होगा। फिर तनवीर साहब के लहजे में खुरदरापन आ गया। साइम बुरा लड़का है क्या? सोचने लगी ना औरतों के अंदाज में। तनवीर साहब नाक कोड़ कर बोले। क्या? क्यों, गलत सोच रही हूं क्या? हाँ, गलत है। तनवीर साहब का लहजा पहले ज्यादा खुशक हो गया। क्यों? आखिर क्यों? क्या हो गया बेगम? ये किसी तौर मुनासिब नहीं होगा। मैं पूछती हूँ आखिर क्यों? क्या खराबी है साइम में? कौन नालायक कहता है कि वो खराब है? लेकिन वो लोग कितने अरसे से हमारे साथ रह रहे हैं, तो फिर इससे क्या? क्या हमने इन दौलतमंद नौजवानों को इसलिए घर में रखा था कि बिलाखिर इनमें से किसी को दामाद बना ले और इस तरह मजीद दौलतमंद बन जाए? क्या अफशा कैसे बाप की औलाद है जो मजबूर, लाचार, बेकस है? वो अपनी औलाद को इजाजत दे सकता है कि अपने लिए किसी दौलतमंद शोहर का बंदोबस्त करे? क्या तनवीर इतना ही बेगैरत है? सुनो बेगम, अगर साइम एक गरीब और मफलूकुल हाल नौजवान होता और इतना ही शरीफ और सादतमंद होता जितना वो है, तो वैसे खुशी से अपना दामाद
अपना दामाद बना लेता। इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है, लेकिन शहजादा साहब मुझे इसलिए कबूल नहीं है कि मुझसे ज्यादा साहिब हैसियत है। मैं दुनिया के सामने सर उठाकर रहना चाहता हूँ। सोच लो तनवीर, अफशा खुद सर है। बेगम साहबा तशवीश से बोली, कितनी ही खुद सर क्यों ना हो, तुम जानती हो मैं बहुत कम मामलात में बोलता हूँ, लेकिन अपनी आवाज को की अहमियत को समझता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ नहीं। कल से आप अफशा पर कुछ पाबंदियां आयद करेंगी। मैं नहीं चाहता कि इन दोनों को एहसास हो सके, लेकिन अपने तौर पर आप अफशा को इस तरफ बढ़ने से रोकेंगी। मैं कोशिश करूंगी। बेगम साहबा ने उलझे हुए लेजिम का, दोनों खामोश हो गए। मेरा दिल खून हो गया था। जो अच्छा था वो सामने आ गया था। मेरे हाथ में बेजान हुए जा रहे थे, सर चकरा था, आंखों के नीचे तारीकी फैलती जा रही थी। बेमुश्किल तमाम मैंने खुद को संभाला, वहां से निकल आया। कदम लड़खड़ा रहे थे, जुबान खुशक हो गई थी। इसी हालत में मैं अपने कमरे में पहुंच गया। तालूत आराम से लेटा था। मैंने अंगूठी उतारी और मसहरी पर गिर पड़ा। तालूत जल्दी से उठ खड़ा हुआ, वो तेज से मेरी तरफ आया था। फिर मैं शक्ल देखकर वो उछल पड़ा। अरे आरिफ, क्या हुआ, क्या हो गया? उसने हैरान अंदाज में पूछा। ठीक नहीं हुआ तालूत, बहुत बुरा हो गया। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, अबे क्या हुआ अहमद भाई, मुझसे तो फूट। वही जिसका हदशा था, मैं घुटी घुटी आवाज में बोला। आरिफ, क्या मैं इस पूरे मकान को आग लगा दूं? अगर तुमने मुझे 1 मिनट में सब कुछ ना बताया तो अभी ये पूरा घर शोलों की लपेट में होगा। एक एक चीज को जला दूंगा। तनवीर साहब फकीरों की सफ में खड़े होंगे। तालूत का लेजा बेहद खौफनाक था, लेकिन न जाने क्यों मुझे इसके लेजे से बड़ी तकवीयत मिली। हाँ, मेरा एक बहुत बड़ा हमदर्द मौजूद था जो हालात बदलने की कुव्वत रखता था। बहरहाल मैंने रुधी आवाज में से पूरी तफसील बता दी। लानत है तुम पर, तालूत गुराया। क्यों? मैंने अहमकों की तरह मुंह खोल दिया। ये इस कदर घबराने की बात है? मगर तनवीर साहब का लेजा बेहद मजबूत था। ठीक है, कल से वो उल्लुओं की तरह कूकते फिरेंगे और दरख्तों पर रहने की कोशिश करेंगे। तालूत सफाक लेजे मकार, मुझे तसद्दुक की दुम याद आ गई। मैंने घबरा कर उसे देखा। वही होगा जो मैं कह रहा हूँ। नहीं तालूत, हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। अव्वल नंबर के गधे हैं आप। तालूत बुरा सा मुंह बनाकर बोला। तुम संजीदगी से सोचो तालूत, फजूल बकवास मत करो। आरफ, दिल चाह रहा है कि ये गुलदान उठाकर तुम्हारे सर पर दे मारूं। अरे तुमने मुझे इतना बेहैसियत मजबूर समझा है कि एक बेवकूफ इंसान को सीधा ना कर सकूं? मगर हमारा जमीर इसकी इजाजत देगा? मैं बेबस नहीं हूँ, बेशुमार तरीके हो सकते हैं। मुझे तो तुम्हारी हालत पर गुस्सा आ रहा है। ओ, मैंने तालूत की तरफ देखा। तालूत की बातों ने मुझे काफी ढारस दी थी। बहरहाल इस वक्त मैं एक जख्मी फाख्ता की मना था जिसे बास का खतरा हो। हाँ, कह चुका हूँ, वही होगा जो हम चाहेंगे। सैकड़ों तरीके हैं। मगर अब मैं क्या करूं? मैंने पूछा। तुम? तालूत पुरख्याल अंदाज में बोला। चंद साथ खामोश रहा, फिर कहने लगा, अभी और इसको तफशा के पास जाओ। ओ, इसी वक्त? मैंने घबरा कर कहा, हाँ, इसी वक्त डरते क्यों हो? अपने कमरे में तनहा होगी। लेकिन अभी और इसी को जाओगे तुम और अफशा से ये पूरी गुफ्तगू दोहराओगे। तालूत ने एक लफ्ज पर जोर देते हुए, मगर इससे क्या फायदा होगा? इससे पूछो कि अब क्या इरादा है, वो इस सिलसिले में क्या कर सकती है। वो भी परेशान हो जाएगी। आज नहीं तो कल होगी। इसे बेखबर क्यों रखते हो? फिर ये हर लिहाज से जरूरी है। उसे अपने वालिदैन के ख्यालात से बेखबर नहीं रहना चाहिए। तालूत की दलील वजनदार थी। मैं अफशा की ख्वाबगाह में पोशीदा रहकर भी जा सकता था, लेकिन इसका न जाने अफशा भी क्या सोचे। बहरहाल तालूत का मशवरा भी बेवजन नहीं था, चनाचा मैं तैयार हो गया। फिर मैं दोबारा अंगूठी पहन कर बाहर निकल आया। थोड़ी देर के बाद मैं अफशा के कमरे के दरवाजे पर था। मेरा दिल दाड़ दाड़ कर रहा था। चारों तरफ से इत्मीनान करने के बाद मैंने दरवाजे पर ऐसे दस्तक दी। दूसरी और फिर तीसरी दस्तक देने पर अंदर रोशनी हो गई। कदमों की चाप सुनाई दी। फिर अफशा की आवाज आई, कौन? दरवाजा खोलो अफशा, ये मैं हूँ। मैंने सरगोशी की। अफशा ने मेरी सरगोशी पहचान ली। दूसरा में दरवाजे की चाबी घूमने की आवाज आई। मैंने जल्दी से अंगूठी उतार ली और दरवाजा खुल गया। मेरी आवाज पिंच गई थी। अफशा शब ख्वाबी के लबादे में थी। रोशनी बुझाओ अफशा, मैंने लस्ती आवाज कहा। अंदर आ जाइए, क्या बात है? अफशा ने हैरत से कहा। मैं अंदर दाखिल हो गया। अफशा ने तेज रोशनी गुल कर दी थी, अलबत्ता उसने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था। अफशा, इस तरह आने पर मैं सच शर्मिंदा हूँ। हकीकत ये बड़ी गैर शरीफाना हरकत है। बरकम तुम मेरी नीयत पर कोई शक न करना। मैंने लस्ती आवाज में काबू पाने की कोशिश करते कहा। अरे अरे, आप मुझे जलील कर रहे हैं। अफशा ने शर्मिंदा ले जमगा। फिर दोबारा रोशनी कर दी। आप आराम से बैठिए, हम चोरों की तरह बातें नहीं करेंगे। इसमें कोई हर्ज नहीं है। खुदा के लिए अफशा, मैं गिड़गिड़ाया, आप खुद को इस अंदाज में पेश करके बराए करम मुझे शर्मिंदा ना करें। आप बैठिए तो सही। मेरा आपका रिश्ता वक्ती नहीं है और ना मैं किसी से खौफजदा हूँ। क़यामत आ जाएगी अफशा, बहुत बुरा हो जाएगा। अगर नहीं आएगी आप मुतमईन रहे, आपके लिए काफी बनवाती हूँ। अफशा दीवार की तरफ बढ़ी और शायद वो घंटी बजाकर मुलाजमा को बुलाना चाहती थी, लेकिन मैंने लपकों से पकड़ लिया। अफशा प्लीज, इस वक्त काफी नहीं पीऊंगा। मैं दर हकीकत खुद को अहमक महसूस कर रहा था। मैं मर्द होकर इतना खौफजदा था, लेकिन अफशा को कोई परवाह नहीं थी। आपकी मर्जी, मगर पानी जरूर पिए और मुझे बताएं कि इस कदर घबराए हुए क्यों हैं। अफशा ने मुझे कूलर से पानी भर दिया। मैंने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। कमाल है, मैंने आपको इस कदर परेशान नहीं देखा। अफशा ने अपने रुमाल से मेरे पेशानी का पसीना खुशक करते कहा, बिल्कुल मेरे नजदीक खड़ी थी। फिर इसने मेरे दोनों शानों पर हाथ रखते कहा, बराए करम अपने ज़हन से सारे हदशे निकाल दें। अफशा, मैंने गहरी सांस ली। आप अपना अंदाज बदल लें वरना मैं रो पड़ूंगी। किसकी मजाल है जो आपकी ये हालत बना सके? मैं उसे शूट कर दूंगी। दरअसल अफशा, मुझसे कोई कई गैर अखलाकी हरकतें सरजद हो गई हैं। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर कुछ हुआ भी है तो गलती हर इंसान से हो सकती है। मुझे हर तरह का एतमाद है। अब वो बात बताइए जनाब जिसकी वजह से आप इस कदर परेशान हैं। आज कोठी में तुम्हारी बेतकल्फी से मुझे खतरा था।
میں نے بہت سے لوگوں کے چہرے پر عجیب سے تاثرات دیکھے تھے، کسی اور کی تو مجھے پرواہ نہیں تھی، لیکن تنویر صاحب بڑی ماں کی طرف سے میں فکر مند تھا اور میں نے چھپ کر کی گفتگو سننے کی کوشش کی۔ اور اتنی بڑی بات نہیں ہے، پھر کیا ہوا؟ اور اتنی بڑی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ وہ لوگ ہمارے بارے میں ہی گفتگو کر رہے تھے، شریف لوگ ہیں، اور کیا کر رہے تھے؟ افشا کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں پیدا ہوا۔ میں نے اسے پوری گفتگو سنا دی۔ افشا نہایت سکون سے سن رہی تھی۔ میں خاموش ہو گیا تو اس نے میری طرف دیکھا۔ جی پھر کیا ہوا؟ بس اس کے بعد میں وہاں سے چلا آیا۔ میں نے کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ افشا شرارت امیز لہجے میں بولی اور میں ہجل نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ افشا ہنس پڑی اور پہلی بار مجھے ہلکا سا غصہ آ گیا۔ گویا آپ کی نگاہ میں ابھی تک کچھ ہوا ہی نہیں؟ میں نے کہا